नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन शुद्ध है, पवित्र है, साफ है और वो स्वस्थ है तो सचमुच जीवन आनंदित हो जाता है। क्योंकि मन में यदि सुखदायी और सुंदर सकारात्मक विचार उठ रहे हैं तो अपने आप को भी हम संतुष्ट रख पाते हैं, दूसरों को भी संतुष्ट रख पाते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास लाखों की संपदा होती है, लेकिन मन यदि संतुष्ट नहीं होता तो वो जीवन का आनंद नहीं ले पाते। लेकिन किसी के पास केवल एक छोटी सी चारपाई है, छोटी सी झोपड़ी है, लेकिन मन यदि स्वस्थ है, मन यदि सकारात्मक विचारों से भरा हुआ है तो वो हमेशा ही प्रसन्न रहता है, जीवन का भरपूर आनंद लेता है। मित्रों, मन की बात आज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज के एक मुलाकात कार्यक्रम में हमारे जो अतिथि हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में पीएचडी हैं। आप हैं डॉक्टर संजय शेट्टे जी, जो कि मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं। नेचुरोपैथी के आप डॉक्टर भी हैं, साथ ही आप हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। लगभग पूरे भारतवर्ष में आपने 2 लाख लोगों को अपने वर्कशॉप के द्वारा लाभान्वित किया है। आइए डॉक्टर शेट्टे का अभिनंदन करते हैं और बातचीत का सिलसिला एक मुलाकात कार्यक्रम में शुरू करते हैं। डॉक्टर शेट्टे, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्ते। डॉक्टर शेट्टे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपने पीएचडी की है तो बात यहीं से शुरू करना चाहूँगा। आजकल मानसिक रोग दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और एक सर्वे में तो यहाँ तक मैंने देखा कि हर पांचवा व्यक्ति मानसिक रूप से किसी न किसी प्रकार से मानसिक रोग से ग्रस्त है। तो क्या कारण मानते हैं आप इसका कि इस गति से मानसिक रोग जो हैं वो बढ़ रहे हैं? जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि आज के तारीख में ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं जी। अगर आप सही से देखें तो मेरा कहना यह है कि अगर समझो इंसान जो भी हम लोग सोच रहा है वो एक अलग सोच रहा है, जो उसको मिल रहा है वो कुछ अलग चीज़ है। वो एक्सपेक्ट कुछ अलग कर रहा है और उसमें मिलता कुछ और है, तो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होती है तो वो दुखी होता है और उसको जो चाहता है वैसे नहीं हो रहा है, इसलिए हमेशा वो दुख होकर कहीं ना कहीं किसी और जगह पे जाने की कोशिश करता है। जैसे कि वो कुछ नशा करना या किसी के पास मतलब गुस्सा करना या जो भी उसका चिड़चिड़ापना है जो वो उसके काम के अंदर और हर जगह पे उसके वो उतावलापन वो दिखाना, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा है। और ये परेशानी जैसे बढ़ती जाती है, जैसे 2 दिन 4 दिन या महीना भर 2 महीना भर होते गया, उसका नींद आना बंद हो जाता है। और बहुत से लोग मैंने ये भी देखे हैं कि बिना वजह रात को जागते रहते हैं, जैसे कि टीवी देखना, टीवी के ऊपर कुछ प्रोग्राम करना या फिर ऑडियो गेम्स खेलना। ये बिना वजह से रुके हुए लोग हैं, रात को 1:30-2 बजे तक 3 बजे तक जागते रहते हैं और फिर सुबह नींद नहीं खुलती है। बिल्कुल। तो काम नहीं करते हैं, आमदनी नहीं होती, पैसे उतने नहीं आते, तो फिर ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। तो अगर हम सही ढंग से देखें तो यही पता चलता है कि सिर्फ बिना वजह से ये मानसिक बीमारियां आ रही है, इसके पीछे ऐसा कोई ठोस वजह हम लोग नहीं बताते हैं। मतलब आ बैल मुझे मार वाली स्थिति वैसी वाली स्थिति है। और मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे पास आने वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो नॉर्मली अगर उनका पूरा बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया रहता है। जैसे कि वो उनकी पढ़ाई अच्छी हुई है, उनके पेरेंट्स अच्छे हैं और जॉब भी अच्छे लगे हैं। फिर अगर हम लोग उसको पूछते हैं तो वो उसका लाइफस्टाइल डिटेल में पूछते हैं। लाइफस्टाइल में जब वो बताया जाता है कि वो सुबह 10 बजे उठता है, फिर रात को 1:30-2 बजे तक जागते रहता है और उसके पीछे उसकी जो जीवन दिनचर्या है जी जी, उसको हम लोग जब देखते हैं तो पता चलता है कि वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, बाकी कुछ करता नहीं है। अगर उसका आउटपुट कम नहीं आ रहा है, उसका आउटकम कुछ आ नहीं रहा है, तो उसे कुछ वो खुद सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा जो वो चाहता है। दूसरा चीज़ है, वो लेट उठने की वजह से घर वाले परेशान होते हैं, घर वाले उसको डांटते रहते हैं। पिताजी है तो पिताजी उसे डांटते हैं या मम्मी डांटती रहती है, वो उसको बुरा लगता है। वो बुरा लगा तो फिर वापस अगेन झगड़ा उन्हीं के साथ में करेगा। घर में सुबह सुबह उठते ही झगड़ा हो गया तो पूरा दिन उसका खराब हो रहा है और फिर वो ब्लेम देता है कि वो मेरे माता पिता खराब है, उनकी वजह से मेरा तकलीफ होता है। या फिर अगर बीवी है तो बीवी के हिसाब से वो भी डांटती रहती है, हमेशा बोलती रहती है, तो उससे गुस्सा आता है और वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कहीं पर वो व्यसन के अधीन हो रहा है। वैसा जैसे कि मावा गुटखा खाना या जस्ट मतलब सिगरेट पीना या शराब पीना, मतलब डॉक्टर साहब, मतलब एक दिनचर्या हमारी शायद अस्त व्यस्त हो गई है जिसके कारण ये जो हम मानसिक तकलीफों की बात करते हैं वो इसका कारण दिखाई दे रहा है आपके कहने के अनुसार। जी 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 जी, तो अपनी दिनचर्या को फिर कैसे सेट कर लिया जाए ताकि ये जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं वो ना हो? हाँ, अगर हम दिनचर्या
सुधारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि राजयोग जो यहाँ पर सिखाया जाता है वो एक बार उन्होंने करना चाहिए कि ये जो दिनचर्या दिखाई गई है और उसकी जो खान पान है वो अगर सुधर जाए तो उसकी तो दिनचर्या पूरी बदल जाए, उसकी लाइफस्टाइल पूरी बन जाए। यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ करेक्शन करना जरूरी है। जी जी। करेक्शन माने जो सुबह जो लेट उठ रहे हैं वो थोड़ा जल्दी उठना है। खाने के समय जो उसको जो खाने का जो मिल रहा है वो कहीं पर भी कुछ भी खा रहा है, जैसे कि आज बाहर जाते बर्गर खाते हैं या होटल का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, घर में बनता नहीं है इसलिए कि दोनों भी हस्बैंड वाइफ जॉब पे जाते हैं, सर्विस पे जाते हैं, तो घर में बनाने वाला कोई नहीं होता। फिर लेट आने के बाद चलो होटल से मंगा लेते हैं, आज रेडीमेड सब कुछ मिल जाता है या एक फ़ोन के ऊपर पूरा डिलीवरी मिल जाती है, तो वो उनको ज़्यादा ईजी लग जाता है। तो वो ईजी लाइफस्टाइल जीने जाते हैं, जब ईजी करने जाते हैं तो वहाँ पर वो ये सब कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है, कन्फ्यूजन शुरू होता है। और जैसे कि हम लोग लाइफस्टाइल में जो हमारे शरीर को जो लगने वाला जो प्रोटीन्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, वो अगर सही से नहीं मिले तो नेचुरली उसकी हेल्थ कमज़ोर होने वाली है, दिमाग कमज़ोर होने वाला है। मैं यहाँ पर एक बात गौर से बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे अभी अगर थोड़ा भी अगर हम उसको कुछ बात कर उसे बोलें, थोड़ा सा गुस्से में बोल देवे या फिर उसे थोड़ा कुछ अलग उसके मन के खिलाफ बोल देवे तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा वो इस यहाँ तक आता है कि वो कुछ भी कर बैठता है, जैसे कि वो मारधाड़ करना, घर में कुछ तोड़फोड़ करना या माँ बाप को उल्टा बोल देना। और दूसरी बात, थोड़ा कुछ बोल रहा है, गुस्सा आ गया इसलिए बाहर जाके दोस्तों के साथ में कुछ गैर व्यवहार करना या किसी नशे में जाना। इसका कई अगर कारण हम लोग देखेंगे कि उसकी जो परवरिश हो रही है उस परवरिश में उसे कहीं पर भी वो ज्ञान नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करे। जब हम लोग देखते हैं कि हमारा कोई टाइम था, आज से 20 साल या 25 साल पहले की बात करें जी, तो हमें बचपन से ही ऐसा कुछ होता था कि हमें हर चीज़ की आदत हो जाती थी। मार खाना है, किसी से चिल्ला के लेना है, कोई चिल्लाता है, डांटता है या कोई चीज़ नहीं मिलती है, अगर हम चाहते हैं कि मुझे कोई नया शर्ट चाहिए, दिवाली है, मुझे फंक्शन है तो मुझे कोई अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, नहीं मिला तो बर्दाश्त करने का वो आदत हो चुका है। और जैसे किसी ने डांट लिया तो भी चलो शाम को घर पे आने के बाद हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। जब गिर गए तो भी हम लोग अपने पैरों पे खड़े रह के वापस चलना था कि गिर गए, बता दिया तो घर वाले जाके मारेंगे, तो घर में बताना नहीं है। आज की तारीख में एक तो मम्मी पापा साथ में रहते हैं, बच्चों को अभी गिरने देते नहीं, तो गिर के अगर उसको जो मार लगती है, चोट लगती है, वो उसे बर्दाश्त करनी आते नहीं है। दूसरी चीज़ है, अगर थोड़ा भी बचपन से उसको थोड़ा भी कुछ बोला नहीं गया, डांटा नहीं गया, तो उसे थोड़ा भी अगर बड़े होने के बाद अगर उसको थोड़ा भी डांटा जाता है तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है, और वो गुस्से में कुछ भी कर पाता है। तो ये देखा जाएगा तो ये लाइफस्टाइल की ये है कि हम उसको प्यार देना चाहते हैं, माँ बाप सही काम कर रहे हैं, उसको प्यार देना चाहते हैं जो उनको नहीं मिला, जो उनको सब कुछ देना चाहते हैं, बुक्स, किताबें या अच्छी स्कूल, अच्छी पढ़ाई उसको देना चाहते हैं, वो सब बराबर कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं ये भी उसके साथ में देना चाहिए, कभी उसको डांटने की आदत भी होनी चाहिए, कभी उसको मार खाने की आदत होनी चाहिए, गिर के उठने की भी आदत होनी चाहिए। अगर वो सब नहीं मिलता है तो बड़े होने के बाद कभी वो गिर जाए तो फिर वो वापस उठ नहीं पाएगा। जी 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 जी। ओवरऑल डॉक्टर साहब, हर एक पेरेंट्स वैसे भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ही स्वस्थ रहें, चाहे वो तन से रहें चाहे मन से रहें, लेकिन किस प्रकार से उनको नरिश किया जाए मेंटल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे, कई बार हो सकता है इसमें ऊपर नीचे उनके ज्ञान में जो कमी है ये भी एक कारण हो सकता है। तो या आज के दौर पे मैं सारी ही एक परिदृश्य को यदि आपके सामने रखूं, तनाव बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, या बच्चों की बात आपने कही कि उनमें सहनशीलता नहीं है, कभी कभी वो सुसाइड की स्थिति तक भी पहुंच जाते हैं, तो ये सारी समस्याएं जो मानसिक दिखाई दे रही हैं, यदि आप कुछ टिप्स देना चाहें हमारे सभी दर्शकों को कि यदि इससे मुक्त होना है या हो ही ना, क्या करें, वो जो टिप्स हैं वो हम ज़रूर अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे। जरूर। ये यहाँ पर खास तौर को मैं ये बताऊंगा कि बच्चे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10-12 साल तक उसको बहुत प्यार से संभालो, उसे जो देना चाहते हो दे दीजिए। फिर 12 साल के बाद उसके साथ में एक मित्रता की व्यवहार होना चाहिए, एक पिता नहीं तो बल्कि उसके साथ में एक मित्र जैसा रहो, और उसको हर चीज़ जो समझाना चाहिए, एक दोस्त के साथ में जो बातें होते हैं वैसे उसके साथ में बातें करना चाहिए, और उसको वो फ्रीडम देना चाहिए, वो आप बात कर सके कुछ भी। और एक सर्टेन टाइम के बाद, जैसे कि 40 के बाद, जैसे कि वो बहुत बड़ा हो गया है, उसकी गृहस्थी बन चुकी है, उसके भी बच्चे आ चुके हैं, तो उसके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करे, मतलब 12 साल तक उसको एज ए पिता करके
12 से लेकर फिर आगे 40 साल तक उसके मित्र बन चुके हैं, दोस्त बन चुके हैं, और 40 के बाद उनके बच्चे बन गए। अच्छा। उनके बच्चे बन के रहो, जी जी। ताकि वो जो बोले वो सुने के लिए उन्होंने भर का पूरा ज्ञान तो ले लिया है, हाँ। दुनिया में कैसे जीना है, कैसे बढ़ना है, क्या वो सब उसको ज्ञान तो आ चुका है। जी जी। और फिर उसे वहां पर उसे सलाह देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके साथ में बोल देना उनके बच्चे बन के रहे जी। ये बढ़िया हो सकता है। और एक चीज बताऊंगा कि जैसे वो बचपन से वो छोटे छोटे काम करते हैं, तो उसका निर्णय जो होता है वो उनको खुद को लेने दीजिए। क्या होता है कि हम लोग निर्णय उसके कुछ भी लेने नहीं देते। जी, मतलब 15 साल 20 साल हमें लगता है कि अभी छोटा है, इसे ठीक से निर्णय करना नहीं आता, और हम अपने निर्णय थोप देते हैं। जी जी। ताकि फिर वो क्या होता है उसके खिलाफ सब कुछ हो रहा है, उसको वो जो चाहता है वो नहीं होता है, तो उसे गुस्सा आना जाता है, अंदर के अंदर वो घुटन बन जाती है। और सर्टन टाइम के जैसा उसकी ताकत बढ़ जाती है, 20-25 साल में आ जाता है, बोलता है कि मेरे पापा ने मुझे ये सब करने नहीं दिया, मम्मी ने मुझे ये करने नहीं दिया, नहीं तो मैं और कुछ होता, मैं और कुछ कर सकता। तो ये सब बुनाई जो आप देखेंगे आज के पीढ़ी में, ये ज्यादा सुनाई दे रहा है कि मेरे माँ ने मुझे करने नहीं दिया, मेरे पिताजी ने मुझे जाने नहीं दिया, वहां पर मुझे अगर मैं करने दिया होता तो मैं आज कुछ और बनता। तो ये सब चीज शिकायतें होती है वो उनकी वजह से। बिल्कुल, इससे स्थितियां बिगड़ती चली जाती हैं। कई लोग ये स्वीकार करके चलते हैं डॉक्टर साहब कि ये जो तनाव है, ये जो गुस्सा है, ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं। साइंस क्या कहता है, क्या ये नेचुरल है? आप साइकोलॉजिस्ट हैं और इस विषय पे सबको ज्ञान देते हैं। क्या ये जो हमारी अंदर की ये जो भावनाएं हैं, क्रोध की हैं या तनाव की हैं, ये क्या नेचुरल हैं? यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा कि ब्रेन, हार्ट, लिवर, लंग्स, ये सब फिजिकल और ऑर्गन्स है जी। और इसको हम लोग अब कंट्रोल हो रहा है, अपने माइंड से कंट्रोल हो रहा है। लेकिन माइंड के अंदर, जैसे मैं बताऊंगा, एक जैसे हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो अपना एक कॉन्शियस माइंड है, जो हम लोग सोच रहे, समझ रहे, जागरूक अवस्था हमारी है। इसके पीछे एक सबकॉन्शियस माइंड है जो सोचता है और जो हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहता है। अगर हम लोग उस सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से अगर सोचा जाए, तो ये सब जो भावनाएं आ रही है वो उसमें से आती है, वो हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस है जो वो बाहर निकलता है। और उसके साथ में अगर हम लोग अभी की स्थिति को जोड़ने जाए तो हमेशा हम लोग कंपैरिजन करना शुरू होता है, पसंद नापसंद। जब ने उसको फर्स्ट टाइम देखा तो वो चीज़ उसको पसंद आनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसको नापसंद होती है। रीज़न क्या है कि उसके अंदर भी कुछ एक और है जो उसको गाइड कर रहा है कि ये कलर अच्छा नहीं है। सो वो हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा और एक चीज़ बता सकता हूँ कि जब उसका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है तो कहीं तो वो एक अलग सोच बनती है, और जहाँ पर शरीर को काम कर रहा है, जैसे हम लोग बोलो केमिकल चेंजेस होते हैं, तो केमिकल चेंजेस ये अपने फिजिकल चेंजेस है। जबकि वो माइंड की चेंजेस हो रही, विचारों की जो चेंजेस है वो फिजिकल चेंजेस है ही नहीं। वो अगर हम लोग ब्रेन को चेक करते हैं तो वो थॉट्स प्रोसेस किधर भी नहीं दिखती है, और वो अचानक थॉट्स आ जाते हैं। जैसे हम लोग EEG निकालते हैं तब दिखाते हैं कि अपनी बॉडी के मूवमेंट्स हो गए, अगर हम लोग कुछ सोचे तो उसके अंदर उसके जो वेव्स हैं वो तुरंत दिखाई देते हैं। लेकिन जब उसका नया थॉट आता है वो कहाँ से आता है वो नहीं दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि थॉट्स कहीं और से आ रहे हैं। तो उसका कहीं तो एक सबकॉन्शियस माइंड है जहाँ पर वो काम करते रहता है। ये होता है। एक विशेष चीज़ इस संदर्भ में, और डॉक्टर साहब, आपने 10 वर्षों से राजयोग का आप अभ्यास कर रहे हैं, तो क्या मन के जो रोगी आपके पास आते हैं, जो अलग अलग प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे टेंशन है, या अलग अलग प्रकार के अन्य मानसिक रोग हो सकते हैं, राजयोग कितना मददगार है मन के रोगों को ठीक करने में या हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में? मैं तो ये कहूँगा कि हर किसी ने ये राजयोग करना चाहिए। देखो, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। कुछ 10-12 साल पहले मैं भी बिजनेस में काफ़ी सक्सेस था, बहुत ही अच्छा बढ़िया कर रहा था। इवन मेरे कुछ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स भी हमने चालू किए थे, वो काफ़ी आज भी है। MICT कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी कंपनी है जो पूरे महाराष्ट्र में सेंटर्स खोल के रखे, हमारा फ्रेंचाइजीज है। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, लेकिन मन की जो शांति चाहिए थी वो नहीं मिला। पैसा मिल रहा था, ग्रोथ हो रहा है, सब कुछ बराबर हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन जो शांति चाहिए ना वो नहीं मिल पा रही थी। हमारे गणेश भाई जी जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, BK हैं, और वो उस वक्त हमारे पास कंप्यूटर सीखने के लिए आए थे। तो उन्होंने जब मेरा बात सुना और तो मुझे बताया कि सर, अगर आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा ये होगा, और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत जो है वो हम वहाँ पर भी काम आएगा, और ये जो बता रहे राजयोग जो सिखा रहे वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप अगर वो कर रहे हैं। उसके बाद भी तकरीबन 1.5 से 2 साल मैं उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, और फिर एक अचानक ऐसा मुहूर्त निकला कि जहाँ पर मैं हमारे एक सिस्टर है, शुलभा दीदी करके हम बोलते हैं, उसके वडाला में है, और वडाला सेंटर से कनेक्टेड है वो। उनके पास ऐसे ही गया था, और उनका एक प्रोग्राम बन रहा था ये आबू में आने का।
ज्ञानसरोवर में आने का। तो उन्होंने जस्ट मुझे ऑफर किया कि अरे हमारे पास एक टिकट एक्स्ट्रा है, तो क्या आप आना पसंद करोगे? तो बोले कहाँ? तो ऐसे ऐसे है जगह पे। तो बोला यार इतने 1.5-2 साल से तो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन जाने का कभी ये नहीं मिला, मौका नहीं मिला, तो क्या मैं अगर चले तो चलेगा? तो उन्होंने टिकट हमारे पास एक्स्ट्रा है, अगर आप आ सकते हैं और बुकिंग भी है, अगर हम लोग सिर्फ वहाँ पर एक इन्फॉर्म कर देंगे, अगर आपका नाम हो जाए तो तुरंत आपको वहाँ पर ले लेंगे। तो उन्होंने कुछ बात की है और बोले हो जाएगा करके। मैं तुरंत वैसे ही जो मेरे पास कपड़े थे वैसे ही निकल गया। दूसरे दिन सुबह की कुछ ट्रेन थी और हम लोग निकल गए। और वहाँ पर आने के बाद काफ़ी मेरे ख्याल कुछ 6 दिन का प्रोग्राम था, राजयोग का जो शिविर होता है वो प्रोग्राम था। और वो 6 दिन जो मैंने वहाँ पर निकाले, मुझे आज भी वो याद है। वो 6 दिन जो उसके साथ में जुड़ा, उसके बाद में जो मैं वापस चला गया यहाँ से, मेरी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई थी। मतलब जो मैं काम कर रहा था, काम तो आज भी मैं वही कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस काम के अंदर जो शांति आ गई, उस काम के अंदर एक सोच आ गई, उस काम के अंदर एक बोला ना एक अपनापन आ गया। हर पेशेंट आने के बाद मुझे एक ऐसी बोलता ना एक वाइब्रेशंस आ जाती है कि यस ये ठीक होकर मेरे पास से जाना चाहिए। ये कितनी बार वापस मेरे पास आए उसका कोई मुझसे लेना देना नहीं है, वो कितना पैसा देवे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये अब मेरे पास आ गया, मुझसे जुड़ गया है, तो ये ठीक होकर वापस जाना चाहिए। ये मेरी उसके पीछे भावना होती है। जबकि उसके पहले भी यही थी, लेकिन कैसा था कि वो आ जाए फटाफट हो जाए, ये आ जाए दूसरा आ जाए तो तीसरा आ जाए, ये हम लोग करते रहते थे। आज वो चीज़ मुझ में वो बिल्कुल नहीं है। और दूसरा है घर में भी अगर देखा जाए तो बहुत प्यार मोहब्बत, मतलब आज तक मैं पिछले 12 साल में मेरे बच्चों को कभी डांटा नहीं है, ना ही मैंने कभी किसी को मेरे साथ में जो कलीग्स है या मेरे स्टूडेंट्स है या फिर मेरे स्टाफ है, वो आज तक मैं कभी किसी को डांटा नहीं। हालांकि वो लोग मुझे देखते हैं और बोलते हैं कि सर इतना गलती हो गया फिर भी आप बोल नहीं रहे, तो मैं सीधा इनको ही बोलता हूँ कि राजयोगा में जाइए, वहाँ पर आप 6 दिन करके आइए, उसके बाद मुझे बताइए डांटना क्या चीज़ होता है ना। तो मैं वो डांटना भूल चुका हूँ, या फिर मुझे मेरे में जो बदलाव आया कि एक लाइफस्टाइल जो हम लोग बोलेंगे बहुत ही सरल और सुशील हो चुकी है। और उसी के साथ में बिजनेस में अगर देखा जाए जो ग्रोथ आई है, जो मैं बोलूँगा कि 10-12 साल पहले जो मेरे पास थी उससे तकरीबन 100 गुना मैं ज़्यादा बढ़ चुका हूँ। वो सिर्फ बोलता ना अपने ये स्वभाव की वजह से, शांत की वजह से। पहले एक ऐसा था कि अगर कोई बोल दिया तो मैं वो काम छोड़ देता, या फिर मुझे अगर वो कोई अगर जहाँ पर सेमिनार है अगर किसी ने मुझे थोड़ा भी अगर कुछ ये बोल दिया तो मैं छोड़ के निकल जाता था। लेकिन उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ चाहे कितना भी हो जाए वो प्रोग्राम कंप्लीट करके ही मैं पूरा आता हूँ। और आज तक मैं उल्टा ये बताऊँगा कि कुछ वक्त बोलते हैं ना जाने से पहले ऐसे कुछ वाइब्रेशन जाते हैं कि वो सब कुछ रेडी रहता है और हम जाके सिर्फ वहाँ पर वो प्रोग्राम करके वापस आ जाते हैं। और उसके बाद में जो हमारा नाम बढ़ रहा है या जो ख्याति बढ़ रही है वो तो गिन ही नहीं सकते। तो ये सब बदलाव हमें ये राजयोगा से मिला है, ये मैं जरूर बोल सकता हूँ। क्या राजयोग के अभ्यास से ऐसा संयम या अपने कर्मेंद्रियों पर ऐसा नियंत्रण आ जाता है डॉक्टर साहब, जिससे कि इन चीज़ों को छोड़ना या अपने आप को नियंत्रित करना, संयमित करना आसान हो जाता है? बहुत ही आसान हो जाता है कि इसमें कुछ हमको करना ही नहीं है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग यहाँ से जाने के बाद खास तौर पर अगर कोई चीज़ सामने भी आ जाती तो वो खाने की इच्छा नहीं होती है। पहले कैसे था कि चलो वो नहीं देखे तो भी इच्छा हो जाती थी और इच्छा होने के बाद हम लोग वहाँ पर जाते थे। अभी सामने है तो भी इच्छा नहीं होती है। इसका रीजन ये होता है कि हम अपने मन को शुद्ध कर रहे हैं। शरीर तो हम लोग रोज शुद्ध कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, सोप लगा रहे हैं, बहुत अच्छा परफ्यूम्स लगाते हैं, सब ठीक है। लेकिन जब हम लोग अंदर की अंतरात्मा को जब स्वच्छ करेंगे, सुंदर करेंगे, तब ये सब चीज ऐसे लगेगा ये सब चीज जरूरत ही नहीं है। और पावर जो है वो अंदर ही है। वो जैसा हम लोग बोल रहे हैं कि अपने अंदर ही एक शक्ति है, वो शक्ति जब हमको दिखाई देती है, जो महसूस होती है, तब हमें ऐसा लगता है कि यस मुझे ये सब चीज़ की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो हम लोग ये सोचते हैं ना कि ये खाने से ये ताकत बढ़ती है, अगर ये करोगे तो थोड़ा ये बढ़ जाएगा, मतलब ना अपना हौसला बढ़ जाएगा, ये बहुत कुछ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो पावर अंदर है, वो ये राजयोगा से पता चलता है। बिल्कुल, मतलब मेडिटेशन से ही उस अंदर की शक्ति को जागृत किया जा सकता है। दो चीज़ें हैं डॉक्टर साहब, साइंस भी और स्पिरिचुअलिटी भी, अब दोनों ही फील्ड में आप हैं। साइंस ज़्यादातर इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता, बहुत सारे बुद्धिजीवी, कि आत्मा का अस्तित्व है या परमात्मा नाम की कोई सत्ता है। और स्पिरिचुअलिटी में, राजयोग में विशेष करके इसका अभ्यास कराया जाता है कि आप स्वयं एक चैतन्य
सत्ता है, आत्मा है, परमात्मा आपके पिता हैं। तो आपके अनुभव में क्या है ये? क्योंकि आप साइंस के फील्ड से भी जुड़े हुए हैं और ऐसे लोगों के साथ आपका मिलना जुलना होता है। आपके अनुभव में क्या है? आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व के बारे में क्या कहेंगे? Yes. अभी यहाँ पर मैं अगर आत्मा परमात्मा के बारे में अगर बात करूँ तो शायद बोलते ना सूरज को वो रोशनी दिखाने बराबर होगा, तो वो उस चीज़ में ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा, लेकिन इतना जरूर बोलूँगा, आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत ही बढ़िया है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी, साइंस तो डेफिनेटली जैसे हम लोग आज देख रहे हैं कि बहुत अलग अलग बीमारियाँ फैल रही है, शरीर में बहुत अलग अलग अवयव है, उसके अंदर से वो जो बीमारी फैल रही है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, साइंस को समझना ज़रूरी है। लेकिन इसके पीछे साइंस तो अपना काम कर रही है, जो रिसर्च करके उसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन उसके पीछे भी एक शक्ति है, जो पावर है, जो डेफिनेटली ये वर्क करती है। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि कहीं ना कहीं तो वो एक पावर अपने आप में मिल जाती है और वो काम करती है। मान लीजिए ये शरीर है जिसको हम लोग साइंस के हिसाब से चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे मन में क्या विचार आने वाले हैं या मैं क्या सोचने वाला हूँ, मुझे क्या चाहिए, ये तो कहीं पर भी साइंस में दिखाई नहीं देता है। और वो अगर जब दिखाई नहीं देता है तो कहीं पर कहीं ना कहीं और भी कुछ है, ये इसका मालूम होता है। हो सकता है साइंस अभी तक वहाँ तक पहुँचा नहीं है, पहुँचने की ज़रूरत है, उसके पीछे और भी कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक चीज़ शक्ति ऐसी मानी जाती है जो हमसे वो काम करवा रही है जी। और वो काम और उसे मान के चलना ही होगा हमें। यस, उसे मानना ही पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये तो कभी नहीं बोलूँगा कि हाँ स्पिरिचुअलिटी और अंधश्रद्धा ये दो अलग पहलू है, हम लोग बोल सकते हैं। अभी कुछ लोग कहते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से जाने के बाद बोलेंगे कि हम बार बार उसे सिर्फ यही बाबा बाबा करते रहेंगे तो बाबा मुझे सब कुछ देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको आपका कर्तव्य जो है करना ही पड़ेगा। आपका जो पुरुषार्थ है वो आपको करना ही है। साथ में आपके दिमाग में वो शांति या वो भगवान के प्रति प्यार और करेंगे तो आपको हर एक इंसान के अंदर वो भगवान दिखेगा और वो भगवान से वो प्यार कर रहे हैं, तो आप वो इंसान से प्यार कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो कुछ व्यवहार है, बिजनेस है, वो बढ़ेगा। आप व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानते हैं कि आत्मा का भी अस्तित्व है, परमात्मा का भी अस्तित्व है और इसे मान के चलने से सब कुछ मंगल ही होता चलता है। आप लगातार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर्स में आते हैं डॉक्टर साहब, तो यहाँ इस बार आप क्या अनुभव लेकर के जा रहे हैं? क्या विशेष इस बार की अनुभूति रही है आपकी? खास तौर पर इस बार मैं जो आया था, डॉक्टर गुप्ता सर ने जो उन्होंने जो प्रोग्राम किया है 3D कैड के बारे में, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम मैं हर जगह पे लेके जाना चाहता हूँ। मैं मेरे जहाँ तक पहुँचे, जहाँ पर मैं जा सकता हूँ, वो प्रोग्राम को मैं लेके जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसके पीछे साइंस भी है और स्पिरिचुअलिटी भी है, दोनों मतलब 3 डायमेंशनल जो देने की कोशिश की है उन्होंने। जैसे कि एक फिजिकल है, मेंटल है और स्पिरिचुअल भी है, तो ये तीनों चीज़ जैसे हम जो स्टडी कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो उसी लेवल पे है। और जैसे कि हार्ट की निगाह रखने के लिए आपका हृदय जो काम कर रहा है उसके पीछे और भी कुछ है, और अगर हम लोग अपने दिमाग को, अपने हार्ट को अगर सही रखना है, उसको ब्लॉकेजेस नहीं आने चाहिए, हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए ये मेडिटेशन कैसे काम किया जाता है ये उन्होंने जो समझाया है बहुत ही प्यारा मुझे लगा। और मुझे वो चीज़ को अपने आप में लाने में बहुत खुशी है, और साथ में मैं सिर्फ अपने अब तक सीमित नहीं रखूँगा, मैं उसे अपने लोगों तक पहुँचाऊँगा। शायद गुप्ता जी जो काम कर रहे हैं वो यहाँ तक होगा, यहाँ से वो बहुत दूर आ गए, लेकिन हर जगह पे नहीं पहुँच पाएंगे। वो जहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ पर हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। शुभ कार्य और शुभ संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहे हैं संजय जी। हमारी ढेर सारी शुभकामना है कि इस पुनीत कार्य में आप दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करें और इस पुनीत कार्य को जन जन तक पहुँचाएं, ताकि सबका दिल स्वस्थ रहे, तन स्वस्थ रहे, आत्मा स्वस्थ रहे। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। मित्रों, एक बार गुरु नानक देव जी एक गांव से गुजर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। वहाँ के लोग बड़े ही पापी किस्म के थे, तो गुरु नानक देव जी ने कहा तुम लोग सब यहीं बसे रहो, वरदान दिया उन्होंने। शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ के गांव वालों ने हम लोगों को कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया, भला बुरा भी कहा, बड़े बुरे लोग थे, और फिर भी गुरुजी ने बड़ा सा आशीर्वाद दे दिया कि बसे रहो। थोड़ा और आगे गए, एक बड़ा ही सुंदर सा गांव था, वहाँ बहुत ही आवभगत हुई इन लोगों की, गुरु नानक देव जी के साथ शिष्यों की भी। बहुत ही अच्छे इंसान थे। जाते हुए गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम सब बिखर जाओ,
शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव ये क्या कहा आपने, इन बेचारों ने इतनी हम लोगों की खातिरी की, इतने दूध पकवान हम लोगों को खिलाए, हम आपका जो भी सत्संग था वो सुना, आपने कहा कि बिखर जाओ, ये तो इन लोगों के लिए श्राप हो गया। गुरु नानक देव जी ने कहा कि नहीं, श्राप नहीं था, ये तो वरदान था, क्योंकि ये अच्छे लोग जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ अच्छी अच्छी बातें फैलाएंगे और इस प्रकार सारा समाज सुंदर हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। डॉक्टर शेट्टी जी भी बहुत अच्छी बात कह रहे थे मित्रों कि यहाँ से जो वो सीख कर जा रहे हैं, जो सुंदर सी बात 3D हेल्थ केयर की बात, जिसमें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात होती है, मानसिक स्वास्थ्य की बात होती है, बल्कि स्पिरिचुअल स्वास्थ्य की भी बात होती है, तो इसे जन जन तक सचमुच पहुँचाने की आवश्यकता है कि हम कैसे अपने मन को स्वस्थ रखें, कैसे आध्यात्म इसमें मदद करता है, कैसे तन भी आध्यात्म के माध्यम से स्वस्थ रह सकता है। इस प्रकाश को सचमुच जन जन तक ले जाने की आवश्यकता है और इसी प्रकाश को ये भी लेकर जा रहे हैं। और आपको भी मैं कहूँगा मित्रों, पीस ऑफ माइंड चैनल के माध्यम से जो भी सुंदर सकारात्मक शिक्षा मिलती है, प्राप्त होती है, उसे भी केवल अपने तक सीमित न रखें, लेकिन जन जन तक पहुँचाएं, तभी तो हम इस समाज को, संसार को सुंदर स्वर्ग बना पाएंगे। इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।